Hello everyone, I hope you all are doing well and studying well and I am also fine. So हम आज के जो लेक्चर में लाइट चैप्टर करने वाले हैं फ़िज़िक्स का, बिकॉज जो जनरल साइंस है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट पोर्शन है डिफेंस एग्ज़ाम्स का, एज वेल एज़ CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2024 जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स है। मतलब CDS भी आप देख सकते हैं कि सितंबर में है एंड असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम अगस्त में है। ठीक है, तो जनरल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो बाकी सब्जेक्ट से कंपैरिजन में काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं, बट क्योंकि हमें कुछ आता नहीं होता जनरल साइंस में तो यूजुअली हम स्किप कर देते हैं जनरल साइंस के क्वेश्चंस को। क्यों? क्योंकि पहले तो हमारी प्रायोरिटी रहती है जनरल स्टडीज़, GS हमारा प्रायोरिटी रहता है, देन हम मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश करते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद में हमारे पास टाइम ही नहीं बचता जनरल साइंस को करने का, देन वी गो फॉर मैराथन क्लासेस। ठीक है, ऐसे शॉर्टकट हम लेते हैं, तो इन सब से फिर इवेंचुअली पेपर में क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाता। तो जैसे कि हम देखेंगे, जैसे कि CDS का पेपर आता है और CAPF का पेपर आता है, तो थोड़ा अच्छा लेवल जो होता है पेपर का अच्छा होता है। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ी मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू सॉल्व क्वेश्चंस। ठीक है, और असिस्टेंट कमांडेंट का जो अभी एग्ज़ाम 1 मंथ में आने वाला है उसमें 20 to 25 क्वेश्चन जनरल साइंस से होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम जो है आई डिसाइडेड कि हम जनरल साइंस कंप्लीट करते हैं, और तो हम पहले फ़िज़िक्स करेंगे, देन हम बायो करेंगे। तो फिज़िक्स के जो आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो है लाइट चैप्टर, क्योंकि लाइट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हर एक चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है वो हम ऐसा वीडियो की फॉर्मेट में करेंगे, और जो चैप्टर्स बच जाएंगे वो आप ल्यूसेंट या ऐसी किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से कवर हो जाता है। ठीक है, और इन चैप्टर्स को करने के बाद में आप अपने PYQs भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको पता लगेगा कि मतलब इन्हीं चैप्टर्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक जितनी भी मतलब यूट्यूब चैनल्स है जिन पे मैंने देखा है जो जनरल साइंस पढ़ाते हैं, वो क्या करते हैं, मोस्टली वो PYQ के पैटर्न को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं कि PYQ का पैटर्न वो देखते हैं, PYQs वो क्लासेस में सॉल्व करवाते हैं और सिर्फ वही टॉपिक पढ़ाते हैं। ठीक है, बट ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ जो पिछले सालों में जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन सेम रिपीट हो जाएगा, थीम्स रिपीट हो जाती है, और वो भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो अगर इतना सिग्निफिकेंट पोर्शन है, मतलब 20 to 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं 125 में से, ठीक है, 1/5 क्वेश्चन जनरल साइंस से आ रहे हैं, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि इफ़ वी गेट टाइम, और ठीक है जब भी हमें टाइम मिले तो हम इसको अच्छे से होलिस्टिकली कवर कर ले। ठीक है, तो आज हम लाइट चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट है जो जिसका बेशक चाहे ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड रहा हो, वो ये लेक्चर्स को समझ के उसको समझ आ जाएगा, तो आप ये लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है तो लाइट शुरू करते हैं। तो बेसिकली लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होती है, ये लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव है, एंड जो लाइट होता है इसका वेव एंड पार्टिकल दोनों नेचर होता है, वेव एंड पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो ये वाली वेव्स है। ठीक है, जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल। ठीक है, विजिबल रीजन में जो होता है वो लाइट रेज आती है, UV रेज, एक्स रेज एंड गामा रेज। ठीक है, तो इधर गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम है और वेवलेंथ सबसे कम है, और ये सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे, आपको डिटेल में सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, तो बस जितना मैं बता रही हूँ उतना समझते रहो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आगे डिटेल में कवर करेंगे, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। इसकी वेवलेंथ सबसे कम है और इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। ठीक है, तो जितने भी EM वेव्स है, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इनको एक मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती फॉर ठीक है, क्योंकि जैसे हम लाइट देखते हैं तो लाइट जो है वो सन से स्पेस में ट्रैवल करके अर्थ तक आती है, तो स्पेस में तो वैक्यूम होता है, तो कोई मीडियम तो नहीं है वहाँ पे, फिर भी लाइट हमारे तक पहुँच रही है। ठीक है, और एक होती है मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो होती है जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सबसे पहले कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। ठीक है, तो वेट अ मिनट, मैं पहले हम ये करते हैं। तो पहले तो आप ये समझो कि ये एक वेव है। ठीक है, ये मैंने एक वेव का डायग्राम बनाया है, जब हम वेव को बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो अपर रीजन होता है इसे बोलते हैं क्रस्ट, और ये जो नीचे वाला होता है इसे हम बोलते हैं ट्रफ। तो दो ऑल्टरनेट क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस
या एक क्रस्ट और एक ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, ये एक जो वेव है इसका जो यहाँ तक ये जो ग्रीन मैंने लाइट से जो शो किया है इसे बोलते हैं वेवलेंथ। और इसको एक साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको आप इन्वर्टेड वाई, ठीक है, वाई फॉर याक वाला इन्वर्टेड वाई समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं लैम्डा, ठीक है, लैम्डा, ठीक है। तो वेवलेंथ का साइन क्या होता है, लैम्डा। और फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, कि एक जो वेव है वो एक सेकंड में कितने साइकिल मतलब ये एक साइकिल है, ठीक है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ये एक साइकिल ख़त्म हो रहा है, तो एक सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट कर पा रही है। अगर मैं आपको ये 2 साइकिल्स दूँ और आपको पूछूं कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, ऑफकोर्स इस वाली वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, क्योंकि एक सेकंड में ये कितने साइकिल्स कंप्लीट कर पा रही है। एंड दिस वेव इज़, ठीक है, ये इसके कंपैरिजन में कम साइकिल्स का वो कर पा रही है, कवर कर पा रही है। क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। तो यहाँ से एक चीज़ हमको पता चली कि वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी के बीच का जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए जब मैंने आपको यहाँ पे EM वेव्स बता रखा है तो यहाँ पे गामा रेस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ वेवलेंथ ऑटोमेटिकली कम हो गई है। और इधर वेवलेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ गई है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोर्स कम हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी, ठीक है। और एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है ये मैक्सिमम हाइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है, मैक्सिमम हाइट जो होती है इसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब क्योंकि मैंने आपको लाइट वेव्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EM वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, इनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं आपको ट्रांसवर्स वेव का मतलब बताती हूँ, आपको ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आपने बहुत बार ये डेफिनेशन पढ़ी होगी, लेकिन आप हर बार डेफिनेशन पढ़ के और फिर भूल जाते होंगे, बट इस लेक्चर के बाद में आप नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, देखो वेव क्या है, बेसिकली वेव है एक पार्टिकल्स, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो हमें नेकेड आइज से विजिबल नहीं होते, एंड दीज पार्टिकल्स आर बेसिकली मूविंग, ठीक है। अगर वेव मूव इधर कर रही है, ठीक है, ठीक है, वेव की जो डायरेक्शन है वो इधर है, मतलब ईस्ट की तरफ है, ठीक है, वेव की डायरेक्शन इधर है, और जो पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट है वो इससे परपेंडिकुलर है, ठीक है, मतलब डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो वो ट्रांसवर्स वेव होगी। मैं करके दिखाऊंगी किस तरीके से। और अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ वेव, सो दिस इज़ आर डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक है, हमारी वेव की डायरेक्शन ये है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। अब ये हमारी वेव है, ये क्या है, हमारी वेव है, ठीक है। वेव ने चलना तो इधर ही है, ठीक है, लेकिन ट्रांसवर्स वेव में कैसे चलेगी ये, इट विल मूव लाइक दिस, ठीक है, दिस, ठीक है, लाइक अ स्नेक, ठीक है। सो इफ़ यू कैन सी इट्स गोइंग लाइक परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कैसे चलेगी, इट विल मूव लाइक दिस, ठीक है। तो पार्टिकल्स की मूवमेंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेव के पैरेलल ही है, ठीक है। और ट्रांसवर्स वेव में कैसे चलेगी, लाइक दिस, लाइक अ स्नेक, फाइन। आई होप आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, बिकॉज साइंस में मोस्टली जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के बच्चों को आती है वो होती है कि इतना कुछ एज्यूम कैसे करें, मतलब कैसे, मतलब दिमाग में कैसे एज्यूम कर ले, क्योंकि देख तो सकते नहीं है वेव्स को, ठीक है, तो किस तरीके से एज्यूम कर ले, क्या पार्टिकल्स, क्या वेव की डायरेक्शन, कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। बट आई होप अब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, ठीक है। तो इसमें इतना ही था। तो अब आपको लाइट वेव्स का, आई थिंक इस लाइन का मीनिंग सारा समझ आ गया होगा कि लाइट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ट्रांसवर्स वेव है, और इस वेव का वेव एंड पार्टिकल दोनों का नेचर शो करती है, ठीक है। अब हम लाइट के सबसे पहले फिनोमिना पे आ जाते हैं, विच इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वी ऑल यूज़ दीज वर्ड्स लाइक, ठीक है, रिफ्लेक्शन वर्ड तो हम खुद भी अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब है कोई चीज़ रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई, ठीक है।
और हम जैसे क्लाइमेट चेंज में भी एल्बिडो इफ़ेक्ट की बात करते हैं कि जो स्नो होती है, ठीक है, स्नो का एल्बिडो इफ़ेक्ट होता है, मतलब जो लाइट उस पर पड़ेगी वो वापस रिफ्लेक्ट कर देगी, मतलब लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो मेल्ट नहीं होगी और जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आइस मेल्ट हो जाएगी तो जो नीचे की जो लेयर्स है वो ऊपर आ जाएगी और वो एब्जॉर्ब कर लेंगी लाइट को एंड ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। सो रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या है बेसिकली? रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब एक रे ऑफ लाइट हिट्स एनी पॉलिश्ड सरफेस एंड इट चेंज इट्स डायरेक्शन एंड इट इज़ बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम, एंड सेम मीडियम जिस मीडियम से वो आई है उसी में वो लाइट रे जो है वो वापस चली जाती है। ये तो एक बेसिक फैक्ट है। स्पीड ऑफ लाइट तो आपको पता ही होनी चाहिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लाइट टेक 8 मिनट एंड 19 सेकेंड्स टू रीच फ्रॉम सन टू अर्थ, ठीक है। 8 मिनट और 19 सेकेंड लेती है सन से अर्थ तक आने में, ठीक है। अब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? अगर आपसे कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ ले कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट क्यों होते हैं, ठीक है, तो यू वुड बी लाइक ट्रांसपेरेंट होते हैं इसीलिए ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, ये कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमको ऐसा हो जाएगा कि जैसे वो क्वेश्चन पूछते हैं कि पानी गीला ही क्यों होता है, ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन तो ऐसे लगता है कि इनका क्या जवाब हो सकता है, गीला है, गीला पानी गीला ही होता तो गीला ही होगा, ठीक है। तो हम ऐसा बोलेंगे अगर हमसे कोई पूछे। और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का कोई पूछे तो हम ये बोलेंगे ट्रांसपेरेंट है, तभी ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट क्यों होते हैं? बिकॉज अलाउ मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट टू पास थ्रू देम, उनके ऊपर जो भी लाइट पड़ती है उसको वो अलाउ करते हैं कि उनसे पास होके निकल जाए, ठीक है। दैट्स वाई वो ट्रांसपेरेंट है। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या है? दे डू नॉट अलाउ द लाइट इंसिडेंट ऑन देम टू पास थ्रू देम। एंड ट्रांसल्यूसेंट की कैसे होते हैं? जो कुछ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ को वो पास होने देते हैं, ठीक है। डेफिनेशन से आप पढ़ सकते हैं, एब्जॉर्ब सम लाइट फॉलिंग ऑन इट एंड रिफ्लेक्ट रिमेनिंग लाइट, ठीक है, मतलब पास तो होने ही नहीं दे रहे बिल्कुल भी। और ट्रांसल्यूसेंट क्या है? अलाउ सम लाइट टू पास एंड सम गेट रिफ्लेक्टेड। नाउ रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? इफ़ एंटायर बीम इज रिफ्लेक्टेड इन वन डायरेक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम किसी पॉलिश्ड सरफेस पे लाइट को फॉल करवाते हैं, ठीक है, तो उससे जो रिफ्लेक्शन जाएगा वो बहुत रेगुलर रिफ्लेक्शन जाएगा और सारी लाइट एक पॉइंट पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कभी कभी जब सनलाइट में बैठे होते हैं सर्दियों में हाथ में मिरर लेके, ठीक है, तो हम जो सनलाइट को मिरर पे डायरेक्ट करवाते हैं एंड देन हम उसको कहीं कहीं किसी के मुंह पे मारते रहते हैं, तो वो गोल सर्कल की शेप में पूरी इमेज जो है, सन की इमेज जो है वो डायरेक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो वो है रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्योंकि सारी लाइट हमने एक ही वे में डायरेक्ट कर रखी है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जब जो इरेगुलर सरफेस पे हमने करवाया है रिफ्लेक्शन, तो इसलिए जो लाइट रेज है वो डिफ्यूज़ हो जाती है, ठीक है। सो इफ द सरफेस इज रफ एंड द बीम फॉलिंग गेट्स रिफ्लेक्टेड इन मेनी डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। अब लॉज और रिफ्लेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन की लॉज के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ से हम लेते हैं? अब ये दो एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो हमें एंगल लेना होता है टू द नॉर्मल। नॉर्मल क्या होती है? सरफेस से परपेंडिकुलर बनाती है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आपको इंसिडेंट रे का एंगल लेना है नॉर्मल के साथ में, एंड देन रिफ्लेक्शन का एंगल लेना है रिफ्लेक्टेड रे का भी नॉर्मल रे के साथ में, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट। और सेकेंड लॉ क्या है इसी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की? दैट द इंसिडेंट रे दिस वन, रिफ्लेक्टेड रे दिस वन, एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है। मिरर्स क्या होते हैं? हमने कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर हमने सबने पढ़ा है, और कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर की एप्लीकेशंस जो है वो पूछी जाती है। साइंस के क्वेश्चन मोस्टली एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं, जैसे आपसे पूछेंगे कि कनकेव मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, कन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है। मायोपिया आपको हो गया तो कौन सा लेंस के स्पेक्टिकल्स लगाएंगे आपको, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन। डिस्पर्जन ऑफ लाइट के फिनोमिना पूछ लेंगे। स्काई का कलर ब्लू होता है, ये कौन सा फिनोमिना? स्कैटरिंग है, डिस्पर्जन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, कौन सा फिनोमिना है ये, ठीक है। इस तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें अगर आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो यू कैन डू, ठीक है।
तो हम मिरर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो दो टाइप के मिरर होते हैं, एक होता है कनकेव मिरर और एक होता है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर इज बल्ज्ड आउटवर्ड्स एंड कनकेव मिरर्स इज बल्ज्ड इनवर्ड्स। ठीक है, सो कनकेव मिरर्स कर्व्ड इनवर्ड्स एंड कन्वेक्स मिरर इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। ठीक है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होती है फोकल लेंथ। ठीक है, तो सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सी इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर। ठीक है, एंड यस, ये चीज़ तो मैंने आपको बताई थी। तो मूविंग अहेड टू, मैंने आपको बताया कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में बताया, बट फोकस होता क्या है? फोकस क्या होता है? पैरेलल रेज, अगर कोई पैरेलल रेज आती है एंड फॉल करती है एक कनकेव मिरर पे, ठीक है, तो वो पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होके मिरर से एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। वो पॉइंट उस पर्टिकुलर मिरर का क्या होता है? फोकस होता है ना। ऑफकोर्स वो पॉइंट उस मिरर के ऊपर नहीं होगा। ठीक है, सो पैरेलल रेज फॉलिंग ऑन अ कनकेव मिरर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। डिस्टेंस बिटवीन दिस पोल एंड द फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है, विच एवर, ठीक है, जो भी मिरर है। एंड सेम यही डेफिनेशन इसकी है। ठीक है, अगर अभी भी आपको फोकस और ये नहीं समझ आया तो अब हम जब रे डायग्राम समझेंगे आपको तब समझ आ जाएगा। ठीक है, अब ये रे डायग्राम्स अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और हाँ, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये सारा मिरर है। ठीक है, ये आपका मिरर है और ये मिरर है, सारे मिरर है कनकेव मिरर। ठीक है, लाइट आ रही है आपकी कहाँ से? लाइट आ रही है आपकी एकदम पैरेलल रेज आ रही है इन्फिनिटी से। ठीक है, मतलब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, वो कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपका इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो पैरेलल रेज आती है, वो मिरर पे स्ट्राइक करती है, रिफ्लेक्ट होती है एंड सारी की सारी मिरर रेज एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। वो पॉइंट क्या है? फोकस। तो मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ थी? इन्फिनिटी पे। इमेज की पोजीशन, इमेज कहाँ पे बनी? फोकस पे। कहाँ पे बनी? फोकस पे। ठीक है, साइज कैसा है? पॉइंट साइज कैसा है? पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड। और इमेज का नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर इस लाइन से नीचे बनती है इमेज तो हम उसे रियल एंड इन्वर्टेड बोलते हैं, और अगर ऊपर बनती है तो उसे बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसे बोलते हैं इरेक्ट। ठीक है, उसे बोलते हैं इरेक्ट। ठीक है, और नीचे बनती है उसे बोलते हैं इन्वर्टेड। और अगर मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे बनती है उसे बोलते हैं रियल, और अगर राइट हैंड साइड पे बनती है मिरर के उसे बोलते हैं वर्चुअल। ठीक है, ठीक है, ये करेक्ट कर लेना, मैंने रियल इन्वर्टेड दोनों साथ में बोल दिया। अगर लाइन से नीचे बन रही है तो इन्वर्टेड, ऊपर बन रही है तो इरेक्ट, लेफ्ट में बन रही है तो रियल, और इधर राइट में बन रही है तो वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल क्यों बोल रहे हैं वो आपको जब हम कन्वेक्स मिरर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आपको इतना समझ आया? अब ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपसे पूछा जाएगा कि अगर पैरेलल रेज आ रही है और कनकेव मिरर पे फॉल कर रही है तो इमेज कहाँ पे बनेगी? ठीक है, तो आपको याद करना है कि अगर इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आ रही है तो इमेज बनती है फोकस पे। इमेज का नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा है? हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, अब आ जाती है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये ए भी आपका ऑब्जेक्ट है। ए ऑब्जेक्ट क्या है? ये ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, मतलब हम कनकेव मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे तो हम ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हम अगर कनकेव मिरर के सामने खड़े हो गए तो हम ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का ऐसा कुछ नहीं है कि ये कुछ, ये ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, जिसकी एक बॉडी है, शेप एंड साइज है, एक बॉडी है जिसको हमने एक मिरर के बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा हुआ है। अगर हम बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ। और अगर हम सी के ऊपर रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी? सी पर ही। ठीक है, अभी मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आपको फिर इससे डायग्राम से सारा पता चल जाएगा किस तरीके से ऑब्जेक्ट के मूव करने से इमेज मूव कर रही है। और अगर हम सी एंड एफ के बीच में रखेंगे तो बियॉन्ड सी बनेगी इमेज, और अगर हम एफ पे रखेंगे तो पैरेलल बनेगी, और बिटवीन फोकस एंड इसके ये क्या है, पोल के बीच में रखेंगे तो ये हमारी इमेज कहाँ बनेगी? वर्चुअल बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, हाईली एनलार्ज। तो आप यहाँ देख सकते हैं। अब आप देखो यहाँ पे आ जाओ, ये सारा भूल जाओ। ठीक है, आपको ये याद रखना है। इन्फिनिटी पे थी, कहाँ बनी? एक पिक्चर देख लो आप, ये देख लो चाहे तो, है ना।
तो इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट, तो कहाँ पे बनी, फोकस पे। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट थोड़ा इधर को खिसक गया, मतलब राइट हैंड में खिसक रहा है और इमेज आपकी लेफ्ट में खिसक रही है। ठीक है, अब बियॉन्ड सी आ गया, तो अभी अभी कहाँ बनी थी, फोकस पे। ठीक है, एक पेंसिल ले लेती हूँ मैं। अभी कहाँ बनी थी इमेज, फोकस पे। अब इमेज खिसक के कहाँ आ गई, इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो बियॉन्ड सी अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज बनेगी बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, और अगर जब हम सी पे रख देंगे तो ये और खिसक जाएगी और ये भी सी पे ही बन जाएगी। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर एट सी होगा तो इमेज भी कहाँ बनेगी, सी पे। और हम ऑब्जेक्ट को और अंदर ले आएंगे, मतलब बिटवीन सी एंड एफ ले आएंगे, तो ये बियॉन्ड सी, अभी क्योंकि सी पे तो थी, अब इससे और लेफ्ट में चली जाएगी, बियॉन्ड सी बनने लग जाएगी। और अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे ले आएंगे और इधर ले आएंगे, ठीक है, तो ये इन्फिनिटी पे बनने लग जाएगी। और हम बिटवीन पी एंड एफ अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये कहाँ बन जाएगी, बिहाइंड द मिरर। कहाँ बन जाएगी, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर इमेज बनती है तो उसे हम बोलते हैं इरेक्ट। ठीक है, और मिरर के राइट हैंड साइड में बनती है तो उसे हम बोलते हैं वर्चुअल। क्योंकि ये लाइट रेज ऐसे जा नहीं रही थी, हमने इसको ऐसे मतलब इन सबको ऐसे मिला के दिखाया कि ये वर्चुअल इमेज बन रही है। ठीक है, अब देखो आपको ये इतना समझ आया, पोजीशन समझ आई आपको, कहाँ रखना है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी के बाद में बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी के बाद में सी पे, सी के बाद में बिटवीन सी एंड एफ, उसके बाद में फोकस पे, उसके बाद में फोकस एंड प्रिंसिपल के बीच में। और इमेज कहाँ बन रही है, सबसे पहले फोकस पे बनेगी, फिर बिटवीन सी एंड एफ बनेगी, फिर एट सी बनेगी, फिर बियॉन्ड सी बनेगी, फिर इन्फिनिटी पे बनेगी एंड फिर बिहाइंड द मिरर बनेगी। ठीक है, अब ये भूल जाओ। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, और अगर नहीं समझाया तो आप थोड़ा पीछे जाके दोबारा देख सकते हो। अब आप ये कुछ एक दो केसेस अगर आप छोड़ दो, ठीक है, तो आप ये देखो, यहाँ पे इमेज पॉइंट एकदम पॉइंट साइज की बन रही थी, यहाँ पे इमेज ये बन रही है ये, और ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था और इमेज सिर्फ इतनी सी बन रही है। और यहाँ पे जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी क्या बनी है, इमेज। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट इतना सा था और इमेज इतनी बड़ी बनी है। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इमेज बड़ी बनेगी, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट इतना सा था, इमेज बड़ी बनी है। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर आप किसी मिरर को, ठीक है, प्रैक्टिकल यूज़ के लिए ले रहे हो तो कभी आप ऑब्जेक्ट को रखोगे इन्फिनिटी पे। ठीक है, कि मैं राजस्थान रखाती हूँ ऑब्जेक्ट और यहाँ मिरर से उसको इमेज फॉर्मेशन की कोशिश करूँगी। प्रैक्टिकल यूजेस में तो हम कभी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे नहीं रखेंगे। ठीक है, तो हम यूजेबल लिमिट्स कौन सी होगी, ठीक है, ये वाली। ठीक है, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, एट एफ एंड बिटवीन पी एंड एफ। इन इमेजेस का नेचर देखो, ये इमेजेस या तो सेम साइज की है या बड़े साइज की है, एनलार्ज और हाईली एनलार्ज और एनलार्ज। ठीक है, और ये नेचर जरूर देख लेना कि सबका रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है एक्सेप्ट वन केस। ठीक है, अब मैं आपको नहीं बता रही कि कनकेव मिरर की एप्लीकेशंस कहाँ पे है, कि हम उनको कहाँ पे यूज़ करते हैं अपनी रियल लाइफ में, हम कहाँ पे क्या क्या चीज़ों में उनका यूज़ करते हैं। मैं आपसे पूछूंगी कि कनकेव मिरर जैसी इमेज बना रहा है, मतलब बड़ी इमेजेस बना रहा है, हम ऑब्जेक्ट छोटा है उसको एनलार्ज करके दिखा रहा है, तो आप खुद मुझे बताओ कि कहाँ कहाँ पे हम कनकेव मिरर का यूज़ करेंगे। ठीक है, खुद से सोचो, एक बार वीडियो पॉज करके सोचो कि अगर एनलार्ज इमेजेस बना रहा है कनकेव मिरर तो हम कहाँ कहाँ उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, हम यूज़ करेंगे, कौन यूज़ करता है, मेकअप के लिए यूज़ करेंगे, अगर हम आई को बड़ा करके देखना है, डेंटिस्ट यूज़ करेगा। ठीक है, और कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, शेविंग मिरर्स। ठीक है, ये सब में हम किसका यूज़ करते हैं, कनकेव मिरर का। तो अगर आप इस फॉर्म में करोगे ना तो आपको कभी भी रटना नहीं पड़ेगा, अदरवाइज आप रटने बैठ जाओगे कि कनकेव मिरर को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, बट अगर आप कंसेप्ट से करते हो ना तो कभी भी साइंस में एटलीस्ट आपको कभी कोई चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो यूज़ ऑफ कनकेव मिरर कहाँ कहाँ होता है, अब हम वो देखते हैं। कनकेव मिरर का यूज़ होता है ऑप्थेल्मोस्कोप में टू एग्जामिन आई, ईयर एंड नोज, यूज इन torches, searchlights and vehicle headlights, shaving mirrors used in solar furnaces। ठीक है, अब आप ये पूछेंगे कि ठीक है, ये तो शेविंग मिरर का समझ आ गया। ठीक है, मेकअप मिरर्स का समझ आ गया, ये सर्च लाइट्स में या टॉर्च में या व्हीकल हेडलाइट्स में क्यों यूज़ हो रहा है कनकेव मिरर। देखो, जो होता है ना कार का हेडलाइट होता है, उसमें क्या होता है, कनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। उस पर्टिकुलर मिरर का जो फोकस होगा ना, उस फोकस पे एक बल्ब लगाया जाता है। वो बल्ब जब जलेगा, ठीक है, अब बल्ब क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इस बल्ब की इमेज कहाँ जाएगी, अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ पे जाएगी, इन्फिनिटी पे, ताकि लॉन्गर डिस्टेंस तक हमारी लाइट जाए।
ठीक है, सर्च लाइट हो, टॉर्च लाइट हो, ठीक है, या ये व्हीकल हेडलाइट्स हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो बल्ब होता है उसको कहाँ लगाया जा रहा है, फोकस पे, ताकि इमेज जो है वो इन्फिनिटी तक जाए, ठीक है। अब सोलर फर्नेसेस और इनमें क्यों लगाया जा रहा है, आप ये सारे डायग्राम्स देखोगे तो आप क्या देख रहे हो कि जो भी लाइट आ रही है उन सबको कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। कन्वर्ज डाइवर्ज का मीनिंग तो समझते होंगे थोड़ा बहुत, ये सारी लाइट्स को कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। तो जितनी भी लाइट फॉल करी उन्हें कन्वर्ज करने का काम कर रहा है। तो सोलर फर्नेस पे जितनी भी लाइट गिरे उसको कन्वर्ज कर लेगा वो, ताकि मैक्सिमम जो एनर्जी का यूज़ हो, ठीक है। सो आई थिंक अब आपको ये भूला, आप नहीं भूलोगे इसको। किस किस में यूज़ होता है, ऑप्थेल्मोस्कोप में, यूज इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स, व्हीकल हेडलाइट, शेविंग मिरर्स एंड यूज्ड इन सोलर फर्नेसेस, ठीक है। इसी तरीके से हम कन्वेक्स मिरर भी करेंगे, वहाँ पे भी फिर आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कन्वेक्स मिरर के अब आ जाते हैं। तो ये अपना कन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल, ये फोकस है, ये पोल कह लो या प्रिंसिपल पॉइंट कह लो, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, सबसे पहले हमने इन्फिनिटी पे रखा है, रेज आई, पैरेलल रेज आई, ऐसे टकराई और अभी ये देखो डाइवर्ज कर रहा है। तो कन्वेक्स लेंस का, कन्वेक्स मिरर का जो नेचर होता है वो डाइवर्जिंग मिरर का होता है, ये डाइवर्ज कर रहा है और इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे ही बन रही है, ठीक है। लेकिन ये डाइवर्ज करके चला गया और हमने इसको ऐसे बनाया है, ठीक है। तो ये वर्चुअल इमेज बन रही है क्योंकि इस साइड पे बन रही है। तो इमेज कैसी बन रही है, पॉइंट साइज की, तो हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड। और नेचर कैसा है, वर्चुअल इन इरेक्ट। अब हमने कहाँ रखा है इमेज को, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल पी, ठीक है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल पी के उस पर रखा है हमने। तो ये इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन पोल पी एंड फोकस एफ, ठीक है। और इमेज बिहाइंड द मिरर ही बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है। अभी भी इमेज का नेचर कैसा है, ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारी इमेज है, ठीक है। ए डैश बी डैश कर लो, ठीक है। तो इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड। तो अब आप देखो कि जो कन्वेक्स मिरर जो इमेजेस बना रहा है उनका नेचर कैसा है, डिमिनिश्ड नेचर की बन रही है। डिमिनिश्ड नेचर की बन रही है तो आप बताओ कि कहाँ पे हम इनका यूज़ करेंगे, ठीक है। जब आपने कभी कार ड्राइव की हो तो हमें जो पीछे का देखने के लिए कि कार के पीछे कितना ट्रैफिक चल रहा है, हमें लार्जर व्यू देखना है, मतलब जो नेचुरल है ना उसको भी जूम इन करके दिखाया, हमें जूम इन करके दिखाया ताकि हम दूर तक का देख सके कि कितना पीछे, कितना ट्रैफिक है हमारे पीछे, ठीक है। तो ताकि जो नॉर्मल इमेज है उसको डिमिनिश करके दिखाए, ठीक है। सो रेयर व्यू मिरर्स में यूज़ होता है इन व्हीकल्स में, रेयर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स टू गेट अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। और सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप में होता है, ठीक है। मैं सोडियम लैंप की फ़ोटो लगा दूंगी, रिफ्लेक्टर लैंप, ताकि वो डाइवर्ज कर सके रोशनी, मतलब ऐसा काफ़ी एरिया तक आए, ठीक है। अब मिरर फार्मूला होता है, मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। और v का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल p, u का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल p, एंड फोकल लेंथ का फोकल लेंथ होता है, ठीक है। अब ये देखो, अगर यहाँ पे ये वाला जो है ना पोल p से इमेज का डिस्टेंस ये वाला होगा v और ये वाला होगा u, ठीक है। एंड फोकल लेंथ क्या होगा, ये वाला, ठीक है। और इनका साइन कन्वेंशंस भी होता है, ठीक है। साइन कन्वेंशन मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो अगर मिरर के इस पोल से अगर लेफ्ट में कोई डिस्टेंस लेते हैं तो वो आता है नेगेटिव में, और अगर राइट में लेते हैं तो वो आता है पॉजिटिव में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इस मिरर की बात करूँ, तो यहाँ पे जो इमेज डिस्टेंस नहीं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा, u आएगा, वो होएगा नेगेटिव में, और जो इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ है वो दोनों होंगे पॉजिटिव, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन हम आगे करेंगे, ठीक है, बट मैं अभी वैसे ही बता रही हूँ आपको। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन होता है हाइट का डिस्टेंस, नहीं ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी और इमेज की हाइट कितनी है, ठीक है। मतलब कितना मैग्नीफाई किया है, मतलब h डैश अपॉन h। तो h डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और h क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला इसका होता है, मतलब एक तो हो गया कि m हो गया h डैश अपॉन h, और एक हो गया माइनस v बाय u, माइनस v बाय u। v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब आई वॉज लाइक जस्ट गोइंग थ्रू PYQs एंड देयर आई, मतलब ये सब नोट्स मैंने NCERT से बनाए हैं, ठीक है। तो ये सब नोट्स मैंने NCERT से बनाया है। तो मुझे अपर्चर का तो उसमें ऐसा कोई टॉपिक मिला नहीं था, बट जब मैंने PYQ किया तो मुझे अपर्चर पे एक क्वेश्चन मिला, ठीक है। तो थोड़ा मैंने अपर्चर के बारे में लिख लिया। तो अपर्चर बेसिकली क्या होता है,
ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, इसे बोलते हैं अपर्चर, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया का जो एक्सट्रीम पॉइंट होगा उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। अपर्चर होता है इफेक्टिव डायमीटर ऑफ इट्स लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया, इट गिव्स द साइज ऑफ द मिरर, intensity of image formed by a lens depend upon the amount of light passing through the lens. Mirror whose aperture is much smaller than its radius of curvature, मतलब r is equal to 2 of, दिख रहा है, वेट अ मिनट, ठीक है, देन इट्स r इज इक्वल टू 2f, ठीक है। r क्या होता है, पोल मतलब प्रिंसिपल पोल एंड c, ठीक है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उससे बोलते हैं r। तो अगर अपर्चर किसी मिरर का स्मॉल है, मतलब लेंस का स्मॉल है, तो उसको r किसके इक्वल होगा, 2f के इक्वल होगा, मतलब ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। वैसे फोकल लेंथ अपर्चर पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। फोकल लेंथ डज नॉट डिपेंड अपॉन अपर्चर। तो इन केस एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि हमने कोई लेंस है उसका अपर्चर चेंज कर दिया तो किसकी फोकल लेंथ में चेंज होगा क्या, फोकल लेंथ डज नॉट डिपेंड अपॉन अपर्चर ऑफ द लेंस, ठीक है। अभी लेंस मैंने आपको करवाया नहीं है, लेंस अभी करेंगे हम, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये मैंने बस मैं क्योंकि ये मेरे खुद के नोट्स है तो ऐसा हम अपने नोट्स में ऐसी एडिशंस तो कर ही देते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट फिनोमिना पे, विच इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन, अब हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले जिस तरीके से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थी उसी तरीके से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि एक जो लाइट है वो एक मीडियम से जाती है और दूसरे मीडियम के इंटरफेस पे रिफ्लेक्ट नहीं होती, मतलब ऐसे बाउंस बैक नहीं हो जाएगी सेम मीडियम में, मेरी पेंसिल चल नहीं रही है, ठीक है, बाउंस बैक नहीं हो जाएगी, वो उसी मीडियम में चली गई है, ठीक है। और उस मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड चेंज होगी। अब वो स्पीड किस तरीके से चेंज होगी, इट डिपेंड्स अपॉन द कि वो मीडियम रेयरर है या डेंसर है, ठीक है। और ये किस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी ये डिपेंड करता है कि वो रेयरर है या डेंसर है। अगर रेयरर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल डिफ्लेक्ट होती है, अगर डेंसर से रेयरर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है, ये हम आगे करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको ऐसा नहीं है कि ये तो टू मच हो रहा है, ठीक है, मतलब एंड तक देखो फिर आपको समझ आएगा कि कितना कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको हो गया, ठीक है। और आप कितना हम लोग कितना डरते हैं स्पेशली फिजिक्स से, ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के बच्चे, ठीक है, इतना डरते हैं फिजिक्स से, बट इतना मुश्किल नहीं है अगर आप सोच लो कि करना है। अगर मतलब आपको इस लेवल पे नहीं समझ आ रहा ना तो आप और छोटे और सुपरफिशियल लेवल पे चले जाओ और वहाँ से पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है, अगर आपके पास टाइम है। बट अगर टाइम नहीं है तो ऑफकोर्स देन यू डोंट हैव चॉइस, ठीक है। सो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉन, अब यहाँ पे मैंने रिफ्लेक्टेड नहीं लिखा, रिफ्रैक्टेड लिखा है, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया ऑल लाई इन सेम प्लेन फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट and sine of angle of incidence and sine of angle of refraction is constant, ठीक है, for a given pair of media. this is also known as Snell's law of refraction. और साइन का तो आपको पता ही होगा, साइन जैसे साइन 0 तो 0 ही होता है, साइन 30 हाफ होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 91 होता है, उस तरीके से, ठीक है। तो वो एंगल जिस हिसाब से होगा वैल्यूज चेंज होती जाएगी। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये तो क्योंकि हम मैथ्स आई थिंक आजकल सभी एग्जाम में आ रही है, चाहे वो CDS में भी आती है, CDS में भी आती है और CAPF में भी आ रही है, UPSC में भी आती है, आप बैंक CGL के एग्जाम दो उसमें भी आती है। तो इतना तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक कर ही होगी, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के क्यों नहीं है बच्चा। अब हम आ जाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 को हम लिखेंगे ऐसे, ठीक है। इसे बोलते हैं आई थिंक ईटा बोलते हैं इसको, ईटा, ठीक है, आई एम नॉट श्योर, मैं आपको करेक्ट करके मैं बता दूंगी, जब मैं एडिट करूंगी तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी, ठीक है, ईटा बोलते हैं शायद, ठीक है। तो जो भी है ये अभी के लिए n बोल लेते हैं, ठीक है। तो n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, मतलब V1 अपॉन V2, ठीक है। मतलब अगर हमने 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो 2 मीडियम में जो लाइट होगी उसको हमें डिनोमिनेटर में रखना है। एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड,
ठीक है। नाउ वन विद लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होता है वो हमेशा कैसा होता है, डेंसर होता है। ठीक है, तो बड़ा है तो डेंसर होगा। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इज हायर इन रेयरर मीडियम देन अ डेंसर मीडियम। ठीक है, और अगर रेयरर से डेंसर में जा रही है, ठीक है, कोई लाइट जो है वो रेयरर से डेंसर में एंटर करी है, तो जो लाइट रे है वो डिफ्लेक्ट होएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड अगर डेंसर से रेयरर में जा रही है तो वो डिफ्लेक्ट होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो डेंसर से रेयरर में गई तो डरा। ठीक है, तो आपने डरा देना वाला डरा है ये, तो डरा से आपको याद रखना है डेंसर से रेयरर में गई तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और अगर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल आपको याद हो गया तो ऑफकोर्स दूसरा केस टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, RDT। ठीक है, और अगर इफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द बाउंड्री पैरेलल टू द नॉर्मल, ठीक है, मतलब नॉर्मल के पैरेलल होके जाती है, देन इट एंटर्स द सेकंड मीडियम अनडेविएटेड। ठीक है, बिना किसी डेविएशन के सेकंड मीडियम में एंटर कर जाएगी अगर नॉर्मल से पैरेलली जाती है तो। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा आपको। कमिंग टू रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, तो लेंसेज और मिरर में क्या फ़र्क होता है। लेंसेज में, मिरर में हमने देखा था सिर्फ एक ही सरफेस था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक ही था, इसमें दोनों तरफ सरफेस है। डबल कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस अभी वहाँ पे कनकेव मिरर कन्वर्जिंग था, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है। कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज लाइट, हेंस कन्वेक्स लेंस आर ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। देयर आर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, वन ऑन लेफ्ट साइड वन ऑन राइट हैंड साइड, एंड ओ क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। डायामीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ स्फेरिकल लेंस, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसे बोलते हैं अपर्चर। ठीक है, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये है डबल कनकेव लेंस। कनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्ज करता है, वहाँ पे कन्वेक्स मिरर डाइवर्ज कर रहा था, और हेंस कनकेव लेंस आर ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, अब अगर इसके रे डायग्राम्स पे आए ना, तो कभी आपको रे डायग्राम बनाने को तो नहीं देंगे, आपको वही पूछेंगे कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो मतलब कनकेव मिरर जैसे हमने किया, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। ठीक है, बियॉन्ड सी है तो इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ पे। एट सी पे है तो एट सी पे बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ है तो बियॉन्ड सी बनेगी। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो फिर आप इजीली क्वेश्चन कर पाओगे। अब जो मैंने आपको कनकेव मिरर के लिए जो करवाया था ना रे डायग्राम्स, और ये जो टेबल है ये बिल्कुल सिमिलर है टू कनकेव मिरर, मतलब कन्वेक्स लेंस के जो रे डायग्राम्स है वो कनकेव मिरर के बिल्कुल सिमिलर है। मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे। ठीक है, तो फोकस पे बनेगी। ठीक है, तो इन्फिनिटी से आई कन्वर्ज, मतलब अभी क्योंकि रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, आप कहोगे कि हमें कैसे याद रहेगा कि F2 पे ही बन रही है, क्योंकि हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। अब ये मीडियम में ट्रैवल करके रिफ्लेक्ट नहीं होएगी कि ये यहाँ आ जाएगी वापस, अब ये इसके अंदर से जाके इधर रिफ्रैक्ट होएगी। ठीक है, तो ये F2 पे बनेगी। ठीक है, फिर सी बियॉन्ड सी होगा तो कहाँ बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, फिर उसके बाद में सी पे होगी तो सी पे ही बनेगी। और साइज जो है ना इमेज का वो भी बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट साइज, फिर डिमिनिश, फिर सेम साइज, फिर एनलार्ज, फिर हाईली एनलार्ज, फिर एनलार्ज। और नेचर ऑफ इमेज कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड, एंड लास्ट वाला जो है वो वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है, तो आप वो जाके देख लेना, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि अभी और भी बहुत सारे टॉपिक है इसी चैप्टर में। फॉर एग्जाम्पल डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, नो इंटरफेरेंस नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सब कुछ पढ़ना है हमको। ठीक है, तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल सिमिलर है, आप पीछे जाके देख सकते हो या पॉज करके इन्हीं को देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, मूविंग अहेड टू कनकेव लेंस। तो अब जो कन्वेक्स लेंस है उसका सिमिलर है टू कनकेव मिरर, तो जो कनकेव लेंस है इसका सिमिलर है टू कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो वही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है, पॉइंट साइज एंड डिमिनिश की बन रही है। ठीक है, पैरेलल से आएगी तो फोकस पे बनेगी। ठीक है, और बिटवीन सी एंड एफ होगी तो कहाँ बनेगी, पोल बिटवीन एफ एंड ओ, मतलब जो ऑप्टिकल सेंटर है उसके बीच में बनेगी। ठीक है, साइन कन्वेंशंस मैंने आपको बता ही दिया। ये याद रखना कि कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, पॉजिटिव क्यों होती है,
ठीक है, मान लो ये इतना, मान लो ये कन्वेक्स लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ तो इधर ही है ना, तो ये हम पोल से तो राइट हैंड साइड में ही चल रहे हैं। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, तो पावर भी पॉजिटिव होती है। पावर क्या होती है मैं अभी बताऊंगी आपको। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो पावर भी इसकी नेगेटिव होती है। मिरर फॉर्मूला ये होता है, लेंस फॉर्मूला ये होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, मैग्निफिकेशन वहाँ पे क्या था, h'/h तो था ही, बट वहाँ पे -v/u था, यहाँ पे क्या है +v/u। ठीक है, प्लस का v/u। ठीक है, अब पावर ऑफ लेंस क्या होता है, एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज डिपेंड्स अपॉन इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, पावर क्या होती है लेंस की, एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की जो कैपेसिटी है उसे पावर बोलते हैं, और ये डिपेंड करता है फोकल लेंथ पे। पावर क्या होता है 1/f, इसका यूनिट क्या होता है डायोप्टर। इट इज़ अ PYQ, इट वॉज आस्क्ड। ठीक है, सो डायोप्टर इसका यूनिट होता है। नेट पावर ऑफ लेंसेज, अगर काफ़ी सारे लेंसेज को ऐसा कॉन्टैक्ट में रख दिया जाए तो नेट पावर क्या होगी P1 + P2 + P3। कन्वेक्स लेंस की पावर क्या होगी पॉजिटिव, कनकेव लेंस की क्या होगी नेगेटिव। ठीक है, तो मतलब कनकेव लेंस की क्या होगी नेगेटिव और कन्वेक्स लेंस की क्या होगी पॉजिटिव। ठीक है, काफ़ी बड़ा हो गया वैसे ये लेक्चर तो। ठीक है, चलो एक टॉपिक और कर लेते हैं, फिर आगे हम बाद में ही करेंगे। ठीक है, साइन कन्वेंशंस मैंने आपको बताया। अगर हम मिरर के लिए अगर हम पोल से लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं तो इसे बोलते हैं डिस्टेंस नेगेटिव में लेंगे, और अगर पोल से राइट हैंड साइड में चलता है तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में लेंगे। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे रखा जाता है मिरर के, वो तो आपने देख ही लिया रे डायग्राम्स में, और डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर करे जाते हैं। ठीक है, डिस्टेंस टुवर्ड्स लेफ्ट नेगेटिव, डिस्टेंस टुवर्ड राइट पॉजिटिव, डिस्टेंस अपवर्ड्स पॉजिटिव, डिस्टेंस डाउनवर्ड्स नेगेटिव। फोकल लेंथ कनकेव मिरर की नेगेटिव होती है, वो तो हमने देख ही लिया। ठीक है, इधर ही होगी ना कनकेव मिरर की, तो ये नेगेटिव ही होगी क्योंकि लेफ्ट में डिस्टेंस लेना पड़ेगा, और कन्वेक्स की क्या होगी पॉजिटिव होगी। ठीक है, पॉजिटिव होगी। और कन्वेक्स लेंस की अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर क्या होगा 1/f, तो वो भी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, मतलब कनकेव लेंस की भी नेगेटिव है, कनकेव मिरर की भी नेगेटिव है, और कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव और पावर पॉजिटिव। ठीक है, अब ये चीज़ें अभी हमें इतनी ईजी लग रही है, बट सोचो अगर आपने ये रे डायग्राम्स नहीं किए होते और आपको नहीं पता होता कुछ चीज़ें, तो आप एग्ज़ाम में कर ही नहीं सकते क्वेश्चन, आप तुक्का भी नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट पता ही है, दिख रहा आपको कि वो नहीं हो रहा। ठीक है, बट इजी है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कनकेव मिरर की फोकल लेंथ, ठीक है, मान लो आप भूल भी गए, पढ़ाया हुआ भूल गए, लेकिन अगर आपको कनकेव मिरर बनाना आता है ना, और आपको इतनी चीज़ याद रहेगी कि लेफ्ट में जो डिस्टेंस लेते हैं वो नेगेटिव होता है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, और ईजी क्वेश्चन आते हैं जनरल साइंस से, हालांकि अब तो थोड़ा लेवल बढ़ रहा है, बट फिर भी ईजी आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 25 में से 25 क्वेश्चन आपको करने हैं, आप 25 में से 15-16 क्वेश्चन भी कर दे रहे हो तो सही है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो किसी को भी नहीं आते होते, और वो कोई भी नहीं करता वो। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि आप उनको करने बैठ जाओगे। ठीक है, और आप ये सोचोगे कि नहीं मुझे तो PhD कर लेनी है जनरल साइंस में, और मुझे तो 25 आफ्टर 25 लेनी है। उससे अच्छा उतनी मेहनत आप जो आपके सब्जेक्ट्स है लाइक पॉलिटी हिस्ट्री जो आप वैसे करते आ रहे हो, उन पे आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उनमें थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत कर लो, तो वो 2-3 नंबर जो आप यहाँ पे PhD करके यहाँ महीनों लगा के निकालोगे वो वहाँ पे इजीली आप एक दिन की मेहनत में निकाल लोगे। ठीक है, तो जितना रिक्वायर्ड है उतना करो, ज़्यादा वैसे तो मैंने डिटेल में ही कवर किया है। ठीक है, अगर मैं 10 में से 10 बात भी बता रही हूँ, तो आप 10 में से 6-7 भी आपको याद रहेगी तो काम हो जाएगा। ठीक है, और अभी तो ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है। ठीक है, कितना 46 मिनट का हो गया है, तो बाकी इसमें और भी टॉपिक है। लाइट में हमें ह्यूमन आई पढ़ना है, जो डिफेक्ट्स हो जाते हैं मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया वो पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड यस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।